हेलो बच्चों। आज हम ले रहे हैं भारत में श्रम का व्यावसायिक वितरण, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि श्रम शक्ति क्या होती है, कार्यशील शक्ति क्या होती है, और भारत में जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें श्रमिकों का वितरण किस प्रकार से, प्राथमिक क्षेत्र में कितने श्रमिक काम करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कितने, तृतीय क्षेत्र में कितने। उसके बाद भारत में लेंगे कि क्या व्यावसायिक वितरण भारत में किस प्रकार का है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि श्रम शक्ति और कार्यशील शक्ति। इसमें कई बार तुम्हारे अंतर भी आता है कि श्रम शक्ति या लेबर फोर्स क्या होती है और वर्किंग फोर्स क्या होती है। तो श्रम शक्ति का मतलब है किसी भी देश में 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है उसको हम लेबर फोर्स या श्रम शक्ति में शामिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना गैर कानूनी है और 60 वर्ष पे सरकार क्या करती है, रिटायर कर देती है। तो इसका मतलब हमारी काम करने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी है, 15 से 59 वर्ष। तो किसी भी देश में 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है उसको हम श्रम शक्ति में सम्मिलित करते हैं। श्रम शक्ति में रोजगार लोग भी शामिल होते हैं और बेरोजगार भी, मतलब वे लोग भी शामिल होते हैं जो वर्तमान समय में कहीं पर कार्यरत हैं, और ऐसे लोग जो स्वयं के कार्यों में संलग्न है वो भी, और जो लोग बेरोजगार हैं वो भी। मतलब श्रम शक्ति में रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। तो ये तो हो गया श्रम शक्ति या लेबर फोर्स। अब आता है कार्यशील शक्ति या वर्किंग फोर्स। कार्यशील जनसंख्या में श्रम शक्ति के उस भाग को शामिल किया जाता है जो वास्तव में आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहता है। मतलब इसमें सारी जो श्रम शक्ति है वो कार्यशील शक्ति नहीं होती है। मतलब कार्यशील जनसंख्या में केवल हम उस भाग को शामिल करेंगे, श्रम शक्ति मतलब 15 से 59 वर्ष के बीच की जनसंख्या के उस भाग को शामिल करेंगे जो वास्तव में जो है काम पर लगा हुआ है, आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। मतलब इसमें केवल जो रोजगार प्राप्त जनसंख्या है उसको शामिल किया जाएगा, जबकि श्रम शक्ति में हम क्या करते हैं, रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्तियों को शामिल करते हैं, जबकि कार्यशील शक्ति में केवल रोजगार जो प्राप्त जनसंख्या है उसको हम शामिल करते हैं। अब इसमें कई बार अंतर भी आता है, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर, एक तो मुख्य अंतर यही हो गया कि कार्यशील शक्ति में हम केवल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को शामिल करते हैं और श्रम शक्ति में हम रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। अब आता है कि श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण की विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों में व्यवसाय के अनुसार व्यावसायिक वितरण किस प्रकार का है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में हम लेते हैं कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां, जैसे पशुपालन, मछली पालन, बागवानी आदि को शामिल करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को शामिल करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हम विनिर्माण उद्योग, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति को शामिल करते हैं, मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उनको शामिल करते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत हम विभिन्न सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बैंक, बीमा, संचार, इन सबको शामिल करते हैं। तो अर्थव्यवस्था को अब हम इन 3 क्षेत्रों में, व्यवसाय के आधार पर इन 3 क्षेत्रों में वितरित, 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो भारत में श्रम शक्ति तेजी से बढ़ रही है, मतलब 15 से 59 वर्ष तक के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन, तो जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है, परंतु कार्यशील जनसंख्या जो है उसमें से रोजगार पर लगे हुए जनसंख्या जो है बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी की दर जो है बहुत ज्यादा है। वर्ष 1980-81 के दौरान जनसंख्या का लगभग 70% भाग जो है कृषि और संबंधित कार्यों में था। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में 28 से 30%, मतलब कुल जो जनसंख्या थी उसका 70% भाग तो केवल कृषि प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ था, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें केवल 30% जो जनसंख्या थी वो लगी हुई थी। मतलब कहने का मतलब हुआ कि भारत जो है 1980-81 में मैक्सिमम जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी और गैर कृषि कार्यों में केवल 30%, 28 से 30% जनसंख्या थी। 2011-12 की जनगणना के अनुसार कृषि में संलग्न कार्यशील जनसंख्या का अनुपात घटकर 51.7%, 2016-17 में घटकर 45% हो गया। मतलब धीरे धीरे
ये जनसंख्या जो है, कार्यशील जनसंख्या जो कृषि कार्य में संलग्न थी, वो धीरे धीरे इसका अनुपात घट रहा है। पहले 2011-12 में 80-81 में 70% जनसंख्या लगी हुई थी, 2011-12 में घटकर 51.7% हो गई और 2016-17 में घटकर 45% हो गई है। द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र में अनुपात बढ़कर क्या हो गया, 48.3% 2011-12 में, और उसके बाद ये हो गया 2016-17 में लगभग 55% हो गया। मतलब कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात घट रहा है और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में जो है कार्यशील जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने शुरू में ही लिया कि जो जनसंख्या का जो व्यावसायिक वितरण है उस देश में के आर्थिक स्तर को बताता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे भारत जो है अब विकासशील से विकसित देशों की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्यशील जनसंख्या जो है, जो पहले कृषि में संलग्न थी, वो धीरे धीरे कृषि से हटकर गैर कृषि कार्यों में लग रही है। अब हम लेते हैं कि भारत में जो व्यावसायिक वितरण जो है वो असंतुलित है। असंतुलित क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या जो है एक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या लगी हुई है, दूसरे क्षेत्रों में जो ये जनसंख्या है वो कम है। 3 क्षेत्रों में हमने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बांटा था, जिसमें से जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा लगी हुई, 2/3 भाग लगा हुआ था पहले। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगभग आधी जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है और आधी जनसंख्या जो है वो दूसरे दोनों क्षेत्रों में लगी। इसका मतलब जनसंख्या का जो व्यावसायिक वितरण है वो असंतुलित है। एक तरफ बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, दूसरी तरफ कम है। तो इसको कैसे संतुलित किया जाए? भारत में श्रमिकों का जो व्यावसायिक वितरण है वो काफी असंतुलित है, क्योंकि विकास के साथ ये माना जाता है कि कृषि क्षेत्र से जनसंख्या गैर कृषि क्षेत्र की तरफ हस्तांतरित होती है। विकसित देशों में चूंकि कृषि का यंत्रीकरण करने से वहां पर श्रमिकों की संख्या घटने लगती है, क्योंकि जब जितना ज्यादा कृषि का यंत्रीकरण होगा, मतलब कृषि में ज्यादा यंत्रों का हम प्रयोग करेंगे, तो श्रमिकों की संख्या घटने लग जाएगी। अब ये श्रमिक क्या करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, या तो विनिर्माण क्षेत्र में जाएंगे या सेवा क्षेत्र में जाएंगे। जबकि भारत में जो है अधिकांश क्षेत्रों में कृषि का यंत्रीकरण नहीं हो पाया। अब भी भारत में जो है परंपरागत कृषि को अपनाया जा रहा है। भारत में चूंकि एक तरफ तो किसान जो है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, दूसरी तरफ देश में जो है कृषि में निवेश जो है वो कम होता है, जिसके कारण से कृषि अब भी जो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं कृषि के भारत के, वहां पर परंपरागत कृषि को ही अपनाया जाता है, जिसके कारण से वहां पर परंपरागत कृषि में चूंकि बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यहाँ पर भारत में अब भी जो है ज्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है। अब है कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। इस समस्या को दूर करने के लिए एक सुझाव दिया जाता है कि जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो है इन छोटे और लघु उद्योगों में काम करके अपना आजीविका अर्जन कर सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, आय के अवसर, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय के अवसर बढ़ेंगे, जिससे ज्यादा कृषि पर जो बोझ है, कृषि पर जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होगी। क्योंकि यदि गाँव में हमने छोटे और लघु उद्योग, ऐसे उद्योग खोल दिए जो कृषि पर आधारित हैं, तो लोग क्या करेंगे, उन कृषि के साथ साथ उस लघु और छोटे उद्योगों की तरफ उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो वहां पर काम करने लग जाएंगे। तो ऐसे उद्योगों का बढ़ावा देना चाहिए। फिर भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। तो सबसे बड़ा ये है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। जनसंख्या, यदि मान लो हमने रोजगार के अवसर बढ़ा भी दिए, छोटे और लघु उद्योग जो है लगा भी दिए, परंतु यदि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में तो भी हमारी बेरोजगारी को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। तो ये है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सरकार को प्रयास करना होगा, जिसके लिए हमने लिया कि स्त्री को शिक्षित करना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जन्म दर को कम करने के लिए का प्रयास करना होगा, स्त्रियों को शिक्षित करना होगा, है ना। ये सारे काम करने होंगे जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, और जनसंख्या नियंत्रित होगी तो अपने आप बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। सरकार को विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देकर उसमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी तक हमारा
जो विनिर्माण क्षेत्र है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, विनिर्माण क्षेत्र में ज़्यादा निवेश करना होगा, ज़्यादा नए उद्योग धंधे खोलने होंगे, और उन उद्योग धंधों के खोलने से क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ने से जो कृषि पर जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होगी और लोग विनिर्माण क्षेत्र की तरफ चले जाएंगे। अगला है, यद्यपि सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर जैसे बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने चला रखे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार ने प्रारंभ कर रखी हैं जो रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकती हैं। तो सरकार के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को भी प्रयास करने होंगे जिससे कि ये जो योजनाएं हैं उनका वो फायदा उठाए, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, इनसे अपने रोजगार के नए नए अवसर ढूंढे, जिससे कि बेरोजगारी की दर में जो है कमी आए। अब इसमें अपन, ये तो हुआ हमारा ये टॉपिक कि क्या तो श्रम शक्ति होती है, कार्यशील शक्ति क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि श्रम शक्ति क्या होती है, कार्यशील शक्ति क्या होती है, और भारत में श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण कैसा है, जिसके लिए हमने लिया कि 3 क्षेत्रों में हमने बांट रखा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और भारत में जो है ये वितरण जो है वो बहुत असंतुलित है। तो इसलिए वो असंतुलित क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम जो जनसंख्या है, अधिकतम जनसंख्या कृषि क्षेत्र के में संलग्न है। चूंकि ये अनुपात धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा जनसंख्या जो है वो विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर कर रही है। फिर हमने लिया कि इस निर्भरता असंतुलन को, व्यावसायिक वितरण का जो असंतुलन है, इसको कम करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। तो हमने लिया कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और लघु उद्योगों का विकास करना चाहिए, ऐसे उद्योग जो कि कृषि का यंत्रीकरण करना होगा। कृषि का यंत्रीकरण करेंगे तो इससे क्या होगा, यंत्र लगने से वहां पर रोजगार के अवसर कम होंगे, और वो व्यक्ति जो है वो वो दूसरे रोजगारों में चले जाएंगे। इसके साथ ही छोटे और लघु उद्योगों का विकास करना होगा, जिससे लोग जो है, ग्रामीण लोग उन उद्योगों में लग जाएं। जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पर, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस दर से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जनसंख्या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है, जिसके कारण बेरोजगारी जो है वो बनी रहती है। तो धीरे धीरे हमें सरकार को, जनसंख्या यद्यपि काफी हमारी नियंत्रित हो गई है, लेकिन फिर भी और नियंत्रित करना होगा। इसके लिए बहुत सारे हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इसके साथ ही हमने लिया कि श्रमिकों को किस प्रकार से हम, मतलब इसको, जनसंख्या को जो है नियंत्रित कर सकते हैं, ये लिया। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो कि श्रम शक्ति क्या होती है, तो श्रम शक्ति की परिभाषा देनी है। जैसे कि हमने लिया कि 15 से 59 वर्ष तक की जितनी भी जनसंख्या है वो श्रम शक्ति या लेबर फोर्स कहलाती है। फिर है वर्किंग फोर्स। तो वर्किंग फोर्स का मतलब क्या है कि श्रम शक्ति जो पूरी 15 से 59 वर्ष तक की कुल जनसंख्या है, उसमें से जो कार्यशील, जो व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं वो कार्यशील शक्ति है। मतलब जो भी व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनको हम कार्यशील शक्ति में शामिल करते हैं। फिर है भारत में श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण। हमने देखा कि किस तरह का है, कितने लोग प्राथमिक व्यवसाय में, कितने द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में है, इसका ट्रेंड क्या है, किस तरह से ये प्राथमिक क्षेत्र से जो श्रमिक हैं वो सेकेंडरी, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, और इन दोनों में अंतर क्या है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक, भारत में श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण। थैंक यू।